चलिए नमस्कार आप लोगों को। आज फिर से जुड़ते हैं चंद राजवंश में। चंद राजवंश की दो वीडियोज कल और परसों आप लोगों ने देख लिया, आज तीसरी वीडियो है। और कल तक आप लोगों ने चंद राजवंश को पढ़ा है, चंदों के कौन से काल तक, चंपावत काल तक, जो कि हमने दो हिस्सों में चंद राजवंश को बांटा था। एक चंपावत काल सोमचंद से कीर्तिचंद तक, और दूसरा जो है अल्मोड़ा काल भीष्मचंद से, जो भीष्मचंद से लेकर के गोरखों के आक्रमण तक के समय को पढ़ा था। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप लोगों ने इसमें कैसे चंदों की उत्पत्ति या चंद कहाँ से आए इससे लेकर के पहले अभिलेखों से लेकर के आप लोगों ने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली है। ध्यानचंद, उद्यानचंद, और ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली थी, उम्मीद है काफल ट्रिक ये लिंक भी आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद आप लोगों ने भारती चंद को पढ़ लिया था। मैंने अजय रावत जी के पुस्तक से भी कंपेयर करते हुए आप लोगों को भारती चंद के संबंध में जानकारी दी थी। जैदा किराल का बंदोबस्त और उनकी पत्नी का विधवा होना, सती हो जाना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए लास्टली आप लोगों ने पढ़ा था क्या, कीर्तिचंद के समय में आप लोगों ने पढ़ा था कि ये इसने कत्यूरियों की तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं अल्मोड़ा काल की, चंदों के अल्मोड़ा काल की। तो अल्मोड़ा में आने का, जो अल्मोड़ा में राजधानी लाने का जो श्रेय है वो भीष्मचंद को जाता है बेसिकली। हालांकि वो पूरी तरीके से राजधानी स्टेबल नहीं कर पाया था, पर भीष्मचंद को ही जो है राजधानी अल्मोड़ा करने का जो श्रेय जाता है। एक क्वेश्चन मैंने इसी के चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में छोड़ा हुआ है कि भीष्मचंद का अल्मोड़ा राजधानी लाया जाना कितना वाजिब था। इसके पक्ष और विपक्ष में आप लोग लिखिए। वो लोग जो, खासकर उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है जो मुख्य परीक्षाओं की तैयारी, लिखने की हैबिट जो बना रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग इसका जवाब उसमें कमेंट में लिखने की कोशिश करें। मैं इस पर बहुत कम चर्चा करूंगा, और जब आप लोगों के कमेंट आ जाएंगे तो उस पर एक डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा कमेंट पे मैं डाल दूंगा कि क्या आपके पक्ष में तर्क सही थे या क्या आप विपक्ष में तर्क। आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में जा कर के, जो कम्युनिटी, हर चैनल में आप राइट साइड स्क्रॉल करेंगे तो कम्युनिटी दिख जाएगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसमें मैंने एक सवाल भी छोड़ा हुआ है और एक आपका भीष्मचंद को लेकर के पक्ष और विपक्ष में लिखने के लिए एक पॉइंट छोड़ा हुआ है। अब बात करें देखिए भीष्मचंद की, तो भीष्मचंद के समय तक, कीर्तिचंद के समय तक कहिए, भीष्मचंद भी इवन चंपावत काल में ही पैदा हुआ, चंपावत में ही पैदा हुआ, और चंपावत में ही जो है इसने राजधानी बनाई। और चंपावत राजधानी के बाद इसने ये सोचा कि क्यों ना राजधानी जो है अल्मोड़ा स्थानांतरित कर ली जाए। अल्मोड़ा स्थानांतरित करने के पीछे क्या तर्क रहे होंगे, उन तर्कों की मैं चिंता नहीं करता, अभी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे कम्युनिटी वाले पोर्शन में, तो उसके बाद मैं बताऊँगा। पर बेसिक सोच जो इनकी थी वो सोच मैं बता दूं आप लोगों को कि ये क्यों चाहते थे कि जो है इनकी राजधानी अल्मोड़ा हो। अगर आप लोग देखिए, मैं इसका कंपैरिजन आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ। याद करिए उस शख्स को जिसे भारतीय इतिहास में मूर्ख बादशाह, पागल बादशाह कहते हैं, याद है? तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके ऐसे निर्णय थे, उन निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय जो उसका बहुत सही दूरगामी निर्णय था, पर क्या बोलते हैं, तत्समय उसने जो निर्णय लिया था वो निर्णय तो सही था, पर समय उसका थोड़ा सा खराब ऐसा था, उसने समय का चयन जो है वो गलत किया। देखिए क्या निर्णय उसका था कि उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके देवगिरी बनाने की सोची थी। देवगिरी यानी कि मालवा के पठार के बाद, अगर भारत के मैप को याद करें, मैं एक बार दिमाग में लाएं आप लोग, तो भारत के मैप को दिमाग में जब आप लोग लाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या आपका देवगिरी कहाँ है, और देवगिरी के बाद आप कहाँ पर राजधानी क्यों बनाना चाह रहे थे देवगिरी। ऊपर दिल्ली है, देखिए दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र, यानी कि अगर आप गांधार यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर की तरफ से अगर आक्रमण होते हैं, क्योंकि उस समय की बात है जब हमारे यहाँ जली मार्ग इतने स्ट्रांग नहीं थे, बल्कि स्थलीय मार्गों से ही जो है हमले हुआ करते थे। स्थलीय मार्गों से हमले होते थे, तो स्थलीय मार्ग में भारत में घुसने का जो एकमात्र रास्ता था वो जम्मू कश्मीर, गांधार यानी कि वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए ही भारत में आना पड़ता था। और उसकी सोच थी कि दिल्ली से राजधानी थोड़ा सा इतर कर दी जाए तो आक्रांताओं को वहाँ पहुँचने में समय लगेगा, और हो सकता है मालवा के पठार को पार करते करते जो है वो थक जाएं और मालवा के पठार के पार आए ही ना। इसलिए उसने देवगिरी राजधानी बनाने की सोची थी। सेम अगर भीष्मचंद की विचार की बात करें तो 1% ये भी आप लोग उसमें लिख सकते हैं। 1% नहीं, बल्कि आप लोग जैसा आप लोग विचार उसमें एक पॉइंट के तौर पर भी इसे आप लोग लिख सकते हैं। एक पॉइंट के तौर पर कि देखिए, अगर आप चंपावत की लोकेशन देखें जहाँ इनकी राजधानी थी, तो
चंपावत बिल्कुल किसके समीप था? अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाऊँगा, आप लोग याद करिए किसके समय को, भारती चंद के समय को। भारती चंद के समय को अगर आप लोग याद करेंगे तो उसने गोरखों, या गोरखा नहीं कहना चाहिए, सॉरी, गोरखा तो तब अस्तित्व में नहीं थे, बल्कि भारती चंद ने क्या किया, डोटी के शासक से युद्ध किया था, है ना। डोटी के शासक से युद्ध किया था, और जो चंपावत है बिल्कुल बाउंड्री है नेपाल से, यानी कि काली नदी के नज़दीक है। और दूसरा आप देखिए, दूसरा अगर कीर्तिचंद के समय की बात करें तो कीर्तिचंद ने क्या किया, देखिए विसोद कोट, खगमरा कोट, स्यूनरा कोट, पाली, फलदा कोट, कुटोली, इन क्षेत्रों को, जो कि उस समय कत्यूरियों के गढ़ थे, कत्यूरियों को गढ़ को जीतना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब जो चंपावत में राजा राज्य कर रहा है उसके लिए बड़ी समस्या है। एक तो आपने नेपाल से दुश्मनी ले ली, वहाँ डोटी से, तो यानी कि डोटी आक्रमण कर रहा है, नज़दीक राजधानी हो। अब डोटी को आप शांत करने जाते हैं तो यहाँ पश्चिम में जो कत्यूरी, जो जिन पे आप लोगों ने कत्यूरी क्या बोलते हैं, किलों पर जिन पे कब्जा किया था, उन किलों में विद्रोह हो जा रहा था। तो कुछ इस तरीके की एक सामंजस्यपूर्ण नीति इसने बैठाई, और इसने क्या किया, इसने निर्णय लिया कि जो है चंपावत की बजाय राजधानी अल्मोड़ा बनाई जाए, जिससे दोनों तरफ कंट्रोल हो सके। ठीक है, विचार तो अच्छा था। अब इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उसने क्या किया, देखिए पहले तो भीष्मचंद का समय देख लीजिए, 1511 से 1533। अब आप लोग कहेंगे कि अजय रावत जी की किताब में अलग है, या अन्य मार्केट में जो किताबें चल रही हैं उन किताबों में अलग है। टाइम पीरियड मैंने, याद रखिएगा, मैं हमेशा टाइम पीरियड वही डाला हुआ है, उसी सटीक टाइम पीरियड की बात करूँगा जो टाइम पीरियड या जिस टाइम पीरियड के हमारे पास ताम्रपत्र उपलब्ध है या कोई अभिलेख उपलब्ध है, उन ताम्रपत्रों पे, अभिलेखों के आधार पर, यानी कि किसी भी राजा का हमें पहला ताम्रपत्र कब मिला और आखिरी ताम्रपत्र कब मिला, उस आधार पर हमने ये टाइम पीरियड चेंज किया है, जो कि बहुत हद तक ऑथेंटिक है, बजाय आंख बंद करके वो टाइम पीरियड लिखने का। इसलिए मैं डंके की चोट पर ये टाइम पीरियड, क्योंकि देखिए इनके द्वारा जो सबसे पहला ताम्रपत्र मिलता है वो 1511 का मिलता है, 1511 का टाइम पीरियड ताम्रपत्र मिलता है, इसलिए हमने इसका टाइम ये लिए 1511 निश्चित किया है। अब जबकि बद्रीदत्त पांडे ने इनका कार्यकाल 1555, बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन दोनों जो है 1555 से इनका टाइम पीरियड कह रहे हैं। अब आप लोग सोचिए, जिस राजा का 1511 का ताम्रपत्र हमारे पास लिखा हो, यानी कि 1511 में किसी राजा ने, या आप सोच लीजिए आपने अभी 2021 में कोई चिट्ठी लिखी है, ठीक है, या आपने डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर किए है, कोई चिट्ठी लिखी, डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर किए, कोई चीज़ लिखी हुई है ये कहते हुए कि आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, तो फिर ऐसा संभव तो नहीं होगा ना कि आपके अब ये कह दें कि आप तो 2050 में पैदा हुए थे, ऐसा तो नहीं होगा। 2021 की अगर कोई हमारे पास डेटा है तो वो डेटा ऑथेंटिक ही माना जाएगा, क्योंकि 1511 में इनका पहला ताम्रपत्र हमें मिल जाता है, इसलिए हम इनका टाइम पीरियड जो है 1511 से शुरू कर रहे हैं। फिर देखिए आगे भीष्मचंद की बात करें, जैसा मैं कह रहा था ना कि देखिए इसके समय डोटी में षड्यंत्र शुरू हुआ, डोटी में षड्यंत्र शुरू हुआ, यानी कि डोटी क्षेत्र, डोटी जो राज्य है वहाँ षड्यंत्र शुरू हुआ। तो इसने क्या किया, अपने पुत्र कल्याण चंद को भेज करके इसने जो है पाली और श्यूनरा में हो रहे विद्रोह का दमन किया। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण क्यों हैं, देखिए जब हम भीष्मचंद के ताम्रपत्रों का अध्ययन करते हैं, अब मैंने इसमें ताम्रपत्र इंक्लूड नहीं किया, आप लोगों को जिसकी ज़रूरत होगी मैं फ़ोटोज़ दिखा करके क्या लिखा रहता है किस तरीके से, उसको कभी हम एक्सप्लोर कर सकेंगे। गुरुजी की मदद से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, गुरुजी को कभी लाइव बिठा करके हम लोग करेंगे कि चलिए जो है ताम्रपत्र इस तरीके से होते हैं, तो वो आप लोग ज़्यादा आसानी से उनके मुँह से सुनेंगे। पर पहली बात मैं आप लोगों को बताऊँ, देखिए जो कल्याण चंद इनका पुत्र था, ये लिखा गया है, मैंने भी एज इट उसे कॉपी किया है, डोटी में इसने विद्रोह का दमन किया, वो ठीक है। पर क्योंकि भीष्मचंद के बाद हमें 2 और राजाओं के ताम्रपत्र मिले हैं, चंद राजाओं के ताम्रपत्र मिले हैं, जो कि सीधी सी बात है। अगर देख लीजिए भीष्मचंद का अगर बड़ा पुत्र कल्याण चंद होता तो उसे राजा बनना चाहिए था, उस बीच कुछ ही अंतराल में 2 अन्य राजाओं का आगमन या 2 अन्य राजाओं का होना एक तरीके से इस बात की ओर इंडिकेट करता है। बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं कि अगर मान लीजिए भीष्मचंद का लड़का सच में महाराज कुमार जिसे कहते हैं, जिसे जेठा पुत्र जो सबसे बड़ा पुत्र अगर वो था, तो फिर बीच में आने वाले पुनीचंद और रामचंद्र कौन थे, जिनका 1536 और 1538 के हमारे पास ताम्रपत्र उपलब्ध होते हैं। यानी कि
को ये कहा जा सकता है कि या तो चंदों में भी अंदर से षड्यंत्र का दौर चल रहा होगा, इसीलिए शायद इसने राजधानी जो है चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ करके खड़े होते हैं। हालांकि देखिए, क्योंकि इतिहास तुक्के का विषय नहीं है, इतिहास तुक्के मारने का विषय नहीं है, और हम तुक्के नहीं मारेंगे कि ऐसा हुआ होगा। केवल कल्पना की जा सकती है कि ये हुआ हो सकता है, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं, बिना प्रमाण के हम इसमें कोई बात नहीं रखते। देख लीजिए, बात करें डोटी में षड्यंत्र शुरू हुआ तो कल्याण चंद ने जो है क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ कल्याण चंद को भेज करके इसने जो है वहाँ डोटी में विद्रोह शांत करवाई। और देखिए, ये स्वयं जो है कल्याण चंद को बोलते हैं कि डोटी भेज दिया, वो ये स्वयं कहाँ आ गया, यहाँ जो पाली और श्विनरा जो अभी ऊपर कीर्तिचंद ने जीता था, याद करिए, कीर्तिचंद के जीते हुए पाली और श्विनरा में भी विद्रोह हुआ, वहाँ विद्रोह का दमन शुरू कर दिया। इन्हीं विद्रोह के षड्यंत्रों और विद्रोह के दमन के बाद राजा को ये बात महसूस हुई कि हमने जो राजधानी जो है चंपावत के स्थान पर अल्मोड़ा स्थानांतरित कर देनी चाहिए, जो डोटी और आपका पाली पछाऊ वगैरह का केंद्र बिंदु होगा और हमें शासन करने में आसानी होगी। तो इसी के चलते इसने निर्णय लिया। और देखिए, अल्मोड़ा में जो खगमरा कोट, कल मैं शायद थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दी थी उद्यानचंद के समय या ध्यानचंद के समय, जब श्रीचंद तिवारी नामक व्यक्ति आए थे, शायद आप लोगों ने लिंक खोलकर जरूर पढ़ा होगा, और लिंक खोलकर अगर पढ़ा है तो आप लोगों ने इतना समझ गए होंगे कि अल्मोड़ा की इस्टेब्लिशमेंट में श्रीचंद तिवारी का जो योगदान था खगमरा के राजा को लेकर, या खगमरा के राजा का जो वर्णन उसमें मिलता है। तो खगमरा कोट क्योंकि कीर्तिचंद जीत चुका था, तो भीष्मचंद ने यही किया कि खगमरा का जो किला था, खगमरा के किले में इसने क्या कर दिया, बोला कि राजधानी हम यहीं बनाएंगे, और खगमरा के किले में राजधानी बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब आप लोगों को एक और चीज़, आप लोग बहुत सारी किताबों में ये पढ़ रहे होंगे, या बहुत सारे, अब तो मार्केट में इतनी किताबें हैं, अक्सर मुझे ये कमेंट नहीं करना चाहिए। हर वो व्यक्ति जिसने एक बार किताब पढ़ ली, 2 बार किताब पढ़ ली, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब पढ़ लिया, वो आप लोगों के यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कोचिंग संस्थानों के माध्यम से पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को इतना बता दूं, देखिए, वही लोग ये र्यूमर एक तरीके से या अमेच्योर डेटा जो है आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं कि जैसे खगमरा कोट का निर्माण किसने किया। अब वो आप लोग चंद राजाओं में ढूंढ रहे हैं खगमरा किले का। खगमरा ऑलरेडी एक किला था भाई। देखिए, खगमरा एक ऑलरेडी एक किला था जहां पर कत्यूरी शासकों का आधिपत्य था। तो भीष्मचंद ने भी उसी किले में, जो खगमरा कोट था, उसी खगमरा कोट में क्या करने की कोशिश की, राजधानी बनाने की कोशिश की। और उसका मत था कि वो क्या चाहता था, इस किले में जो है, जो खगमरा का किला था, उस किले में राजधानी बने, और राजधानी बना करके क्या हो, राजधानी बना करके जो है उसी किले में राजधानी बना करके राज्य आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए, इसने ये निर्णय भी लिया, और निर्णय लेते हुए खगमरा के किले में ही उसका जो है पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। अब जैसे इसने पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, तो इसके जो सैनिक थे, क्योंकि आप लोग गौर करिएगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि हमारे पास स्थायी सेना का अभाव था, स्थायी परमानेंट सैनिक नहीं हुआ करते थे, कुछ राजा के अंगरक्षक वगैरह वगैरह ही होते थे। अब जब परमानेंट सैनिक नहीं है, तो परमानेंट सैनिकों के न होने की दशा में क्या हुआ कि परमानेंट सैनिक जब नहीं थे, तो इस दशा में ये हुआ कि जितने जो गोल थे वो वापस अपने अपने तरफ चले गए। कुछ मजदूरों के साथ जो है भीष्मचंद ने खगमरा किले का पुनरुद्धार करना शुरू कर दिया, और उसने जो है वहीं राजधानी बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। इसी पुनर्निर्माण के कार्य में वो लगा हुआ था कि सेम टाइम पे देखिए, रामगढ़ जो कि अभी नैनीताल में है और भवाली के पास ही आपका पड़ेगा, रामगढ़ का एक गणपति था, छोटा सा गणपति बोल सकते हैं आप इसे। रामगढ़ का गणपति था जिसका नाम था गजुवाठिंगा। गजुवाठिंगा ने जो है क्या किया, गजुवाठिंगा ने नामक जो गणपति था, उसने क्योंकि देखिए सैनिक इधर उधर हो चुके थे। अब जब सैनिक इधर उधर हो चुके तो सीधी सी बात है, राजा को मारना या राजा को घेरना, उसके अंगरक्षकों को सेना के साथ ला करके जो है घेरना बड़ा आसान काम था, और गजुवाठिंगा ने वो काम किया, और गजुवाठिंगा ने बड़ी आसानी से भीष्मचंद्र की हत्या कर दी। और खगमरा के साथ साथ 12 मंडल क्षेत्र, 12 मंडल मतलब 12 मंडल जो आपका अल्मोड़ा मुख्य नगर के आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर जो है इसने
कब्जा कर लिया। और एक चीज़ और देखिए, आप लोगों ने अगर कल वाली लिंक पढ़ी होगी उसमें, तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि जब भीष्मचंद जो है राजधानी बनाने की का काम कर रहा था, तो उसने श्रीचंद तिवारी के वंशजों से क्या मांगा, जो खगमरा के कत्यूरी राजा ने जो उसे वसीयत दी थी, उस वसीयत की कॉपी मंगाई थी, और ये कहते हुए कि हम तुम्हें यहाँ की एवज़ में, अल्मोड़ा की एवज़ में कुछ भूमि जो है माल या तराई दे देते हैं, और कुछ भूमि आप यहीं रख लीजिए। तो वर्तमान तिवारी खोला के अलावा जो है माल क्षेत्र में भी इनकी अपनी भूमि थी। देखिए, फिर देखिए यहाँ पर जो मैं अभी ऊपर चर्चा कर रहा था, उन दोनों की बात सुन लीजिएगा। अब आप लोगों का जो ये टाइम पीरियड है ना, तो 1533, मैंने 1533 इसलिए टाइम पीरियड ख़त्म कर दिया क्योंकि 1533 के बाद हमें इनका कोई ताम्रपत्र नहीं मिला। हो सकता है कि 1-2 साल और शासन रहा हो, उस बात पे हम चर्चा नहीं कर सकते, या इस बात पे हम लोग तुक्के नहीं मारेंगे हम लोग। देखिए, इतिहास तुक्कों का विषय नहीं है, मैंने कई बार कह दिया। अब क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, ये राजा पुनीचंद, जिसे पूर्णचंद भी कह सकते हैं, बद्रीदत्त पांडे ने पूर्णचंद कहा है, वैसे ये है पुनीचंद। पुनीचंद का 1536 का एक ताम्रपत्र मिलता है। ये ताम्रपत्र अभी हमें लोहाघाट से प्राप्त हुआ था। लोहाघाट की पांडे फैमिली से ये लोहाघाट प्रॉपर में मेरे ख्याल से डेयरी का संचालन वो लोग करते हैं, और उस पांडे फैमिली से हमें ये ताम्रपत्र मिला। और उस ताम्रपत्र के द्वारा ये पता चल रहा है कि 1536 में उस पुनीचंद नामक राजा ने जो है भूमिदान किया था। अब आप लोग सोचिए, पुनीचंद ने 1536 महाराजा धीराज लिखा हुआ है, यानी कि वो महाराजा था पुनीचंद जिसने ये ताम्रपत्र दिया है। तो इसका ये आशय हुआ ना कि 1536 तक उसका शासन वैसे भी नहीं रहा। और इवन 1538 में एक और ताम्रपत्र मिलता है जो राजा रामचंद्र का है। रामचंद्र नामक राजा, महाराजा धीराज रामचंद्र का नाम भी मिल रहा है, जिसका कि हमारे पास किसी पुरानी ऐतिहासिक किताबों में जिक्र देखने को नहीं मिल रहा। तो इन राजाओं के होने के जब प्रमाण हैं, तो हम उसका टाइम पीरियड वैसे ही फिक्स कहाँ कर दे रहे हैं, 1533। उसके बाद देखिए बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद, जिसे अभी ऊपर आप लोग कल्याण चंद की बात कर रहे थे, 1545 से 1565 का समय इनका रहा है। 1545 से 1565 का समय भीष्मचंद का पुत्र था। अब ये भीष्मचंद का पुत्र था, इस पॉइंट को थोड़ा सा मुझे शक के दायरे में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भीष्मचंद का पुत्र अगर ये था, तो फिर ये दोनों कौन थे, पुनीचंद और रामचंद्र नामक व्यक्ति कौन थे? या तो फिर ये संभव है कि पुनीचंद इसका भीष्मचंद का भाई रहा होगा जिसने सत्ता हत्या ली, और रामचंद्र भी उसका पुत्र रहा होगा जिसने सत्ता हत्या ली, और फिर बाद में भीष्मचंद का पुत्र जो है कल्याणचंद वापस आया होगा। कुछ भी संभव है। हम कहानियों को कई तरीके से बना सकते हैं, सोच सकते हैं, पर जब तक हमारे पास प्रमाण नहीं, तब तक वो इतिहास का पन्ना नहीं है। देखिए, इसके अलावा इसने अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, जो कि वर्णन मिल रहा है हमें बीडी पांडे से खासकर, तो इस बोला जाता है कि खशिया खोला के ऊपर अल्मोड़ा में जो है 1563 में नेल के पोखर में अपना किला बनाया और आलमनगर की स्थापना की। हालांकि आलमनगर नाम जो है मुगल काल से जोड़ा जाता है, मुगलों से जोड़ते हैं इसे, मुगलों को खुश करने के लिए इन्होंने आलमनगर नाम रखा था। ये चलिए जो भी है, ये तथ्य पर मैं नहीं जा रहा। इसने जो है अल्मोड़ा के में लाल मंडी किले का निर्माण करवाया। अब ये भी आश्चर्य की बात है कि लाल मंडी किले का जो हम लोग अभी हकीकत देखने की कोशिश कर रहे हैं, लाल मंडी किले का हालांकि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है, पर लाल मंडी किले का संबंध जो है नाथों से मिल रहा है। पर हम फिलहाल इसे यहीं पढ़ रहे हैं कि इसने जो है बालो कल्याण चंद ने लाल मंडी किला अल्मोड़ा का निर्माण किया। इसने जो है मणकोटी राजा नारायण चंद को हरा करके गंगोली को जो है अपने राज्य में मिला लिया, और इसकी रानी जो कि डोटी की रैका राजा की पुत्री थी, और रैका राजा की पुत्री थी, तो आप लोग इतना समझ लीजिए, डोटी का रैका राजा की पुत्री होने का मतलब है कि हमारे यहाँ भी रैका का शासन चलता था सीरा में। सीरा मतलब अब डीडीहाट में, सीरा में जो है रैका राजा का ही शासन चलता था, रैका की एक शाखा थी। तो इसने क्या किया, डोटी के राजा से दहेज के रूप में सीरा मांगा, और बोलते हैं कि एक गीत के तौर पर कि राजा ने जो है मांगा था तो सीरा था। सीरा मतलब होता है मीठा भोजन, यानी कि सीरा जो आपका किसको बोलते हैं आप लोग, गन्ने का नीचे जड़ पे जो आपका वो होता है ना, सीरा उसी को बोलते हैं, और वो मीठा होता है। तो ये सीरा जो है एक तरीके की खीर, मीठे भोजन को कहा जाता है। तो ये कल्याणचंद जो चाहता था कि वो सीरा उसे मिल जाए, पर डोटी के राजा ने ये कहा कि सीरा तो मैं दे नहीं सकता तुम्हें, सोर
दे देता हूँ, सोर दे दिया उसने, ठीक है, सोर यानी कि पिथौरागढ़ दे दिया। और जब उसे पिथौरागढ़ मिला तो कल्याण चंद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने क्या किया, सिरा पर हमला कर दिया, परंतु जो है वो असफल रहा। असफल रहने के साथ इसने जो है बागेश्वर का जो दानपुर क्षेत्र है, दानपुर क्षेत्र में अगर आप लोगों ने कत्यूर की वीडियो, कत्यूरी राजवंश की वीडियो देखी है तो देख लीजिएगा, मैंने शायद कत्यूरी राजवंश की वीडियो बनाई हुई है। तो कत्यूरी शाखा जो दानपुर की शाखा थी, उस दानपुर शाखा को भी इसने जीत करके चंद राज्य में मिला लिया। उसके बाद आता है देखिए राजा रुद्रचंद। मुझे लगता है राजा रुद्रचंद का समय बहुत विस्तारित है और राजा रुद्रचंद को पढ़ते पढ़ते आज की क्लास मुझे लगता है ओवर हो जाएगी। राजा रुद्रचंद का समय काल शुरू होता है 1565 से 1597, 1565 से 1597। बालो कल्याण चंद्र का पुत्र था, सीधी सी बात है, बालो कल्याण चंद का पुत्र था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुमाऊं में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इसने जो है त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक की रचना की। अब देखिए, अगर आप लोग एक गौर करेंगे हमारे पूरे पर्वतीय परिवेश में, अगर आप लोग गौर करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करेंगे, तो हमारे यहाँ क्या है कि जो व्यवस्था है ना, जाति व्यवस्था, वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। कभी भी चौथा हिस्सा हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता। देखिए 3 हिस्से कौन कौन से हैं, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय और फिर शूद्र। आपका जो वैश्य हैं, हमारे यहाँ वैश्यों का देखने को नहीं मिलता उस अस्तित्व। वैश्य मतलब जो व्यापारी वर्ग है हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता। हाँ, बाद के वर्षों में जो हमारे यहाँ शाह आए, शाह हमारे यहाँ 3 प्रकार के शाह है। अब वो 3 प्रकार के शाहों की फिर हम कभी ये चर्चा करेंगे। एक हिमाचल से आए हुए शाह है, एक सलीमगढ़िया शाह है और दूसरे पहाड़ी शाह है। 3 प्रकार के शाह है। तो 3 प्रकार की जो शाह है उनमें से जो मुख्य रूप से जो सलीमगढ़िया या जो क्या बोलते हैं फुलघरिया साहब बोलते हैं, ये जो है वैश्य या व्यापारिक वर्ग के तौर पर उभर करके बाद में सामने आए हैं। तो हम खैर इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पर शुरुआती दौर में हम बात कर रहे हैं जिस समय रुद्रचंद वगैरह वगैरह हैं, तो उस समय तक हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वैश्य वर्ण का बिल्कुल अभाव था। 3 प्रकार के ही वर्ण थे और उन्हीं 3 प्रकार के वर्णों का किस प्रकार समाज में जो है हिस्सा हो, उस हिस्से को जो है किसने निर्धारित किया, रुद्रचंद ने एक तरीके से पुनर्निर्धारित करने का काम उसने किया। और देखिए इसने इसी के द्वारा जो है अनाज का जो छठा हिस्सा टैक्स के रूप में वसूला जाता था, उसे राजधानी पहुंचाने के लिए कैनी खसों की व्यवस्था की। कैनी खस यानी कि एक तरीके का खस जो है इंडिकेट कर रहा है। कैनी खस मतलब जो खस जाति के लोग थे, जो स्खलित हो चुके लोग थे, उसमें कैनी नामक जो मजदूर बनाए गए, उनकी व्यवस्था इसने करी। और घरों में सेवा कार्य के लिए इसने छोड़ियाँ रखवाई। एक तरीके से कहा जाए तो दास प्रथा को इसने बहुत बढ़ावा दिया है, रखवाई। समस्त जनता को पौड़ी पंद्र विश्वा के रूप में परिभाषित किया। देखें, अगर आप लोग एक बारी चंद टाइम पीरियड को देखेंगे, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, शायद वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, शायद नहीं, कंफर्म वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग एक बार ऊपर नीचे जा कर के कहीं चैनल में आप लोग चंदकालीन प्रशासन को देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को सारे इलाबोरेशन करते हुए बताया है कि पूरी जो प्रजा थी वो कितने हिस्सों में बटी थी। उसी में आपका क्या थे, 4 आल, पंचबीड़िया, 12 अधिकारी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें निर्धारित थी। उन सारी चीज़ों के निर्धारित होने के बाद आप लोगों का क्या था, पौड़ी 15 विश्वा, जो बची हुई जनता थी उसे पौड़ी 15 विश्वा के तौर पर, ये देखिए यहाँ पर इलाबोरेशन के साथ है कि पौड़ी 15 विश्वा का माने होता है 15/20 सामान्य जनता। अगर आप लोग देखिए 15/20 को अगर आप लोग एक मानक के तौर पर देखें तो 15/20 कितना होता है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 15 बाई आप लोग 20 कर लीजिए तो ये लगभग 75%, यानी कि देखिए कुछ ही तो आपका राज कर्मचारी होंगे, 75% लोग क्या थे, आपके सामान्य जनता के तौर पर इसने परिभाषित किया है। देखिए नाई, इसी के द्वारा नाई, कुम्हार, दर्जी हेतु अनाज के रूप में दस्तूर ले जाने की व्यवस्था बनाई, जो वर्तमान व्यवस्था है। यह है जो है अकबर के समकालीन था और इसी ने जो है बीरबल को अपना पुरोहित बना करके जो है संरक्षण प्राप्त किया। माना तो ये जाता है कि इसने अकबर से मिलने के लिए जो है बीरबल को अपने कब्जे में कर लिया था। बीरबल को जो है मोटी रकम दी, और क्योंकि अकबर बीरबल की अच्छी खासी सुनता था, आप लोगों को पता है। और जब अकबर ने जो है अकबर के पास जाने के लिए इसने जो है बीरबल की सहायता ली और अपना पुरोहित, बीरबल को मानक पुरोहित बना लिया, और मानक पुरोहित बना करके जो है बीरबल ने इस अकबर के सम्मुख इसे क्या बोलते हैं प्रस्तुत किया। एक तरीके से अकबर ने देखिए इसकी वीरता से प्रभावित होकर के 84 माल या 9 लखा माल जिसे कहते हैं कि जागीर रुद्रचंद को सौंपी। और जैसे ही इसे जागीर मिलती है तो
जागीर मिल करके इसने जो है उसी माल क्षेत्र में रुद्रपुर नामक नगर की नींव डाली। 84 माल का अभिप्राय देखिए, थोड़ा सा इलेबोरेशन के साथ आपके पास है। 84 माल का मतलब है 84 कोस तक विस्तारित, और 9 लाख माल से अभिप्राय है 9 लाख रुपए की राजस्व उगाही वाला क्षेत्र। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ गौर करिए। अब कभी आप लोग सुनते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है थोड़ा सा भी मैं बात कर रहा हूँ 9 लाख रुपए। देखिए, अगर आप कुमाऊं और गढ़वाल को देखोगे ना, तो दोनों की संयुक्त इनकम भी मेरे ख्याल से 8 लाख रुपए सालाना थी। तो 9 लाख रुपए का क्या मतलब है? 9 लाख रुपए न हो करके ये मेंशन्ड हमारे हिस्टोरियंस ने कर दिया कि 9 लाख रुपए, बल्कि ये 9 लाख टका हो सकता है। 9 लाख टका की आय होगी। 9 लाख टका का मतलब कितना पड़ेगा? करीब करीब आपका 1-1.5-2 लाख, जितना भी आपका टके का आप उसमें कन्वर्ट करके देखें, रुपए में देखेंगे तो 1.5-2 लाख के आसपास जो है वहाँ इनसे इनकम होती थी। तो 9 लाख टका होने की वजह से जो है इसे क्या बोला गया? 9 लखा क्षेत्र बोला गया। ठीक है। और इसी के समय हुसैन खां टुकुरिया जो था, हुसैन खां टुकुरिया ने जो है तराई पर आक्रमण किया था। और ये तो मैं ऊपर बोल भी चुका। आधुनिक जो रुद्रपुर नगर है उसके संस्थापक जो है रुद्रचंद थे। इसने जो है अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण किया था। देखिए, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के होंगे, इसे क्लियर कर लीजिएगा। अल्मोड़ा में मल्ला महल किले का निर्माण भी जो है रुद्रचंद ने किया। 1593 में इसने अल्मोड़ा के मल्ला महल में जो है रामशिला मंदिर की नींव रखी। वो अभी भी आप जाएंगे तो पीपल के पेड़ के नीचे रामशिला मंदिर आप लोगों को एग्जिट देखने को मिल जाएगा, जो वर्तमान में भी आस्था का केंद्र है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, स्मृति कौस्तुभ नामक संस्कृत ग्रंथ के लेखक महाराष्ट्रवासी अनंत देव ने जो है रुद्रचंद को विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता बताया है। यानी कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अनंत देव नामक मराठी लेखक जो है किसके दरबार में आया था? तो रुद्रचंद के दरबार में आया था। स्मृति कौस्तुभ के लेखक कौन है? तो अनंत देव हैं। अनंत देव याद रखेंगे, ज़्यादा कोई टिपिकल वर्ड इसमें है नहीं। देखिए, इसने संस्कृत को बड़ा तवज्जो दिया है। अगर आप रुद्रचंद को देखोगे तो एक तरीके से सोफिस्टिकेटेड नहीं होते लोग, कुछ सोफिस्टिकेटेड मतलब एक तरीके से कुछ अपने को एक वर्णित। अब अगर आप वेस्टर्न क्षेत्र में जाएँ ना, पश्चिमी समाज में जाएंगे, तो पश्चिमी समाज में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ क्या होता है, वहाँ एक तरीके से जो वर्ग विभाजन है ना, हमारे यहाँ तो जाति विभाजन है। जाति विभाजन में इस तरीके से घृणामयी दृष्टिकोण है, वहाँ वर्ग विभाजन है पूरा का पूरा। और उस वर्ग विभाजन में जैसे आप मान लीजिए ब्लू ब्लड है, बिल्कुल नॉवल ब्लड है, मान लीजिए मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, अब ब्लू ब्लड है तो आपकी वैल्यू है। अब आप मान लीजिए ब्लू ब्लड छोड़ दीजिए, अगर आप मान लीजिए लॉर्ड हैं, लॉर्ड भी वो लॉर्ड हैं जो खानदानी लॉर्ड हैं, दूसरा जो उपाधि वाले लॉर्ड हैं, तो वहाँ एक तरीके से सामाजिक जो एक तरीके से ढांचा है ना, वो दिखावे पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो राजा रुद्रचंद भी जो है अपने आप को एक तो स्वयं विद्वान बनने की कोशिश कर रहा था, या विद्वान था। देखिए, कोशिश नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो स्वयं में विद्वान था, इसीलिए इसने 4 संस्कृत के बड़े ग्रंथ लिखे हैं। और इसी के कारण जो है संस्कृत का फैलाव जो देखने को मिलता है हमें इस दौर में देखने को मिलता है। देखिए, इन्होंने 4 संस्कृत के ग्रंथों की रचना की थी। पहला है उषा रुद्र गोदया, उषारा गोदया। इस नाटिका का जो प्रकाशन था वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने बाद के वर्षों में जो है इसका किया है। नेक्स्ट देखिए, सैनिक शास्त्रम शिकार या मृगतया या पर जो है 400 श्लोकों का संग्रह, ये उपलब्ध है। आप लोग मेरे पास PDF के फॉर्मेट में आप लोग देख सकते हैं सैनिक शास्त्र को, क्योंकि संस्कृत में तो आप लोगों को खैर इंग्लिश में भी है सैनिक शास्त्र, इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ना चाहें। ययाति चरितम, ये एक संस्कृत नाटक था। और त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, धर्मशास्त्र जो सबसे शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके चलते इसने धार्मिक ये सामाजिक विभाजन का कार्य इसने किया था। इसके संस्कृत प्रेम तथा तलवार चलाने में माहिर होने के कारण ही इसे हर्ष शिलादित्य कहते हैं। याद रखिएगा, हर्ष का नाम शिलादित्य भी बोलते हैं ना हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन ने भी जो है संस्कृत ग्रंथों की रचना की, और वो लड़ाकू भी प्रवृत्ति का भी था, तलवार चलाने में भी माहिर था। इन्हीं गुणों के सादृश्य होने के कारण कुर्मांचल का हर्ष शिलादित्य किसे कहते हैं? राजा रुद्रचंद को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसने जागेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार तथा कुछ मात्रा में मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। और रुद्रचंद के राज का वर्णन नील के डच व्यापारी विलियम फिंच ने भी किया है। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि वह कुमाऊनी शासक जिसके यात्रा का वर्णन डच व्यापारी विलियम फिंच ने किया है, जिसके क्या बोलेंगे
शासन का वर्णन, तो वो है राजा रुद्रचंद। नेक्स्ट देखिए, रुद्रचंद को तराई या 84 माल की जागीर प्राप्त हुई थी, ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था शक्ति गोसाई, जो कि जन्मांध था, जिसने जो है भूमि व्यवस्था शुरू की थी। इसके लिए जो है रुद्रचंद ने जो है बुखड़िया नामक नया कर शुरू किया था, यानी कि बुखड़िया नामक जो कर था वो शक्ति गोसाई के द्वारा ही शुरू किया गया था, जिसने भूमि से जो उत्पादन होता है, भूमि पर लगाया गया जो टैक्स था वो बुखड़िया नामक कर था, वो शक्ति गोसाई के द्वारा ही जो है संचालित किया गया। शक्ति गोसाई की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे बड़ा पुत्र था, जन्मांध था, जो है जन्मांध होने के कारण जो है लक्ष्मण चंद शासक बना, पर उसने अपने बड़े भाई को बराबर सम्मान दिया और प्रशासनिक कर व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी जो है इसी आपका शक्ति गोसाई को मिली। रुद्रचंद के समय देखिए एक और कुमाऊं क्षेत्र का बड़ा जो क्या बोलते हैं बीरभड़ पुरखुपंत या पुरुष पंत जिसे कहते हैं, पुरखुपंत या पुरुष पंत का जो है नेतृत्व देखने को मिलता है। पुरखुपंत या पुरुष पंत के नेतृत्व की बात करें तो देखिए माना जाता है कि रुद्रचंद ने क्योंकि देखिए कल्याणचंद के समय ही सिरा जीतना था, रुद्रचंद ने उस सिरा को जीतने के कई प्रयास किए पर सिरा जीत नहीं पाया। जब सिरा नहीं जीत पाया तो पुरखुपंत जो कि बेसिकली बेरीनाग का निवासी हैं, बेरीनाग आप लोगों ने एक जलप्रपात सुना है ना, गराऊं जलप्रपात, गराऊं जलप्रपात बेसिकली यही पुरखुपंत या पुरुषपंत के गांव के पास है, जो इनका मूल गांव था। हालांकि पुरुषपंत बाद में गंगोली में जाकर के बस गया और वहीं उसे जागीर भी प्राप्त हुई थी। अब सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं पुरखुपंत की बात करूं तो पुरखुपंत के संबंध में अभी आप लोगों को जानना चाहिए, या पुरुषपंत याद रखिए, इसे मैं पुरखुपंत कहूँ या पुरुषपंत कहूँ तब दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो पुरुषपंत की बात करें तो पुरुषपंत बेसिकली मणकोटी राजा का जो है दरबारी या मणकोटी राजा का सेनापति के रूप में कार्य पहले करता था। मणकोटी मतलब कौन, जो आप लोग याद करिए अभी इसने क्या बोलते हैं कल्याणचंद ने मणकोटी राजा को हराया था ना, तो मणकोटी वही मणकोटी चंद शासन थे, नारायण चंद आप लोगों ने नाम सुना अभी ऊपर। तो नारायण चंद को हरा करके जो है इसने क्या किया, नारायण चंद को हरा करके कल्याणचंद ने जो है मणकोट जीत लिया था। तो मणकोट जीतने के बाद ये क्या बोलते हैं पुरुषपंत तो एक तरीके से बेरोजगार था, और पुरुषपंत वो शख्स था जिसने मणकोटी रजवार की तरफ से जो है सिरा को हार एक तरीके से चखाई थी, हार का मजा चखाया था कहने का मतलब। अब जब रुद्रचंद कई बार के प्रयासों से हार गया तो रुद्रचंद के हारने के कारण किसी ने रुद्रचंद को ये सुझाया कि आप पुरुषपंत से क्यों नहीं मिलते, गंगोली के पुरुषपंत से क्यों नहीं मिलते, वो जो है आपकी मदद करेगा। बोला वो मदद करेगा, अच्छा कैसे मदद करेगा, तो ये बात होती है। तो वो पुरुषपंत के पास जाता है, पुरुषपंत को जो है बोलता है कि मैं तुम्हें सेनापति का दर्जा दूंगा और आप जो है क्या करिए मेरे लिए जो सिरा जीत करके दीजिए। तो पुरखुपंत ने वादा किया और पुरखुपंत ने जो है पहले हमला किया तो हार गया पुरखुपंत। और पुरखुपंत जब हार गया तो उसने क्या किया, वो कुछ क्या बोलते हैं कि उसकी नानी का गांव हुआ करता था वहीं मणकोट के पास, गांव का नाम तो मैं भूल गया हूँ सॉरी। तो अपने नानी के गांव में जो है पुरखुपंत साधु के वेश में गया, और साधु के वेश में गया तो वहाँ उसकी नानी ने जो है एक कमेंट किया था, कोई कमेंट था कि मतलब एक पहाड़ी का कहावत है ना कि तत्तो खाऊं जल मल जाऊं, मतलब कि गर्मा गर्म खाऊं और जो है तुरंत निकल जाऊं, ऐसा सोचने वाली लोग। तो उसने जब ये कहावत सुनी अपनी नानी के मुंह से कि गर्मा गर्म खा करके कैसे जो है वो होगा, यानी कि जल्दी जल्दी खाऊं और जल्दी जल्दी निकलूं, ऐसा थोड़ी होता है। जब ये बात रुद्रचंद ने सुनी, सॉरी क्या बोलते हैं पुरखुपंत ने सुनी, तो वो अपनी नानी की उस बात को लेकर के कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर ली और युद्ध करने में, तो उसने क्या किया, सबसे पहले बोला जाता है कि सिरा का जहाँ से पूरा जल निकासी का या सिरा में जहाँ से पूरी जल सप्लाई होती थी उस क्षेत्र में एक साधु के वेश में ये चले गया और वहीं पर जो है ध्यान लगा करके बैठ लग गया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना कुछ महीने हो गए, लोगों को आसपास के लोगों को पता लगा कि यहाँ पर जो है साधु महाराज रहते हैं, और उसी जो जल स्रोत था, एकमात्र जल स्रोत था ये माना जाता वहाँ, उस जल स्रोत के पास अपनी धुनी लगा करके बैठे रहे और धीरे धीरे जो है उसने बहुत प्रसिद्धि पाली। और प्रसिद्धि पाने के साथ साथ उसने क्या किया, अपनी रणनीतिक कार्य करना शुरू कर दिया। उसने जो है पानी का पहले राजा के द्वारा भी उसे कुछ वहाँ सिरा के राजा के द्वारा भी कुछ उसे सम्मान मिला, क्योंकि वो तो सन्यासी के रूप में देख रहे थे।
सम्मान मिला और वहाँ की भूमि मिली। धीरे धीरे इसने उस पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया और अपने सैनिकों को जो है वहाँ जमाना शुरू कर दिया। और सैनिकों को जमा करके एक ऐसा दिन देखा जिस दिन राज्य में सबसे यानी कि राजमहल में सबसे ज़्यादा आवश्यक जो दिन होगा, तो अपने पूरे सैनिकों को पुरखुपंत ने इकट्ठा करके जो है पानी की सप्लाई रोक दी। अब जब पानी की सप्लाई रोक दी तो राजा के महल से सैनिक आए, एक एक दो दो चार चार करके पानी क्यों नहीं आ रहा है ऐसी दशा में पानी के लिए पूछने। तो उसने सबको धीरे धीरे एक एक दो दो करते हुए उनको मारना शुरू कर दिया। और जब अति हो गई तो उसने जो है राजा ने जो है स्वयं ही निर्णय लिया और राजा वहाँ आने को तैयार हुआ, तो उसने जो है राजा की हत्या कर दी। और इस तरीके से 1581 में इसने क्या किया, सीरा के राजा हरिमल्ल को हरा करके सीरा के साथ साथ दारमा जौहर घाटी में भी इसने अधिकार प्राप्त कर लिया। याद रखिएगा, हालांकि दारमा जौहर में बाज बहादुर चंद जो है बाद में जाकर के वहाँ टैक्स लगाते हैं, पर अभी की बात करें तो इसने 1581 में बड़ी रणनीतिक तरीके से जो है इसने जो सीरा का शासक था हरिमल्ल उसे हरा करके वहाँ कब्जा प्राप्त कर लिया। और अपने देखिए रुद्रचंद का सपना भी पूरा हो गया। रुद्रचंद का सपना पूरा हो गया तो उसने पुरखुपंत को क्या किया, सम्मानित किया और सम्मानित करने के साथ साथ जो है उसे सेनापति का दर्जा किया। इसी पुरखुपंत की बात करें तो देखिए पुरखुपंत ने ही बधानगढ़ गढ़वाल क्षेत्र में जो है आक्रमण करने के लिए इसे भेजा गया। और ये तय किया गया कि जो सुखालदेव बैजनाथ का शासक था वो जो है चंदों के साथ खड़ा रहेगा, पर सुखालदेव के धोखे के कारण जो है पुरखुपंत मारा गया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे और भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। पुरखुपंत के मरने का कारण, पुरखुपंत के संबंध में कहा जाता है कि ये बद्रीनाथ गया था, बद्रीनाथ में जो है बड़ी उसने अवहेलना की थी माँ लक्ष्मी की, और उस अवहेलना का जो है शिकार होना पड़ा। माँ लक्ष्मी का श्राप था और ये महिलाओं के हाथों मारा गया, ऐसा भी बोला जाता है। बहुत खैर जो भी कुछ रहा हो, पर देखिए इन्हें कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस फुट भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस जो कहा इन्हें एक पुस्तक है द सोर्स मटेरियल ऑफ कुमाऊं हिस्ट्री नामक पुस्तक है। उस पुस्तक में जो है क्या नाम है इनका, उसके राइटर है नित्यानंद मिश्रा ने जो है इन्हें कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस फुट कहा है। और बहुत सारे कारण, क्योंकि देखिए ये कह सकते हैं कि युद्ध में भी निपुण था, सन्यासी जीवन में भी निपुण था और इसकी बहुत सारी ज़मीनें थी। हालांकि हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास जो ताम्रपत्र वगैरह कुछ रहे होंगे इनके वंशजों के पास, वो कलेक्ट कर पाए, पर ये किस्मत की बात है कि कभी हमें ये चीज़ें मिल पाएँ या नहीं मिल पाएँ। खैर जो ये युद्ध हुआ था गढ़वाल के साथ, इसे बधानगढ़ी का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में जो है गढ़वाल का शासक बलभद्र शाह जो है विजय हुआ था और पुरखुपंत या पुरुषपंत का यहाँ निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका अगला शासक जिसका नाम है राजा लक्ष्मीचंद या लक्ष्मणचंद और या लक्ष्मीचंद को तक तो कम से कम हम मुझे लगता है पढ़ लेते हैं फिर, क्योंकि दिलीप चंद और तिरमल्ल चंद और बाज बहादुर चंद को आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मुझे शायद यहाँ जाने की आपकी आवश्यकता नहीं है। फिर हाँ, मैं चलूँगा उद्योग चंद से, और अगले एक दिन में जो है हम पूरा का पूरा उद्योग चंद, देवी चंद, ये अजीत चंद वगैरह वगैरह इसे हम लोग ख़त्म करेंगे कल। यानी कि 4 भागों में ये पूरी वीडियो बन गई। एक वीडियो ऑलरेडी बनी है, तो 5 भागों में से हम लोग मान के चलें। और जहाँ पर बाज बहादुर चंद को मैंने पढ़ा रखा है, तो वहाँ पर हम लोग दिलीप चंद तक आ चुके थे, इसलिए मैं आज लक्ष्मण चंद तक इसे हम लोग पूरा कर लेते हैं। लक्ष्मण चंद का टाइम पीरियड देखिए 1597 से 1621 है। लक्ष्मण चंद को लक्ष्मण चंद, लक्ष्मी चंद भी कहा जाता है। इसने दारमा घाटी में जो है व्यवस्था कर शौकों पर अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किया। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, इसने सीमा सूचक पत्थरों का, जिसे ओड़ा बोलते हैं ना, जो लाइन बाउंड्री होती है खेतों में के बीच में लगता है, ओड़ा बोलते हैं जिसे, तो उस पत्थरों का भी जो है निर्धारण किया। और सबसे महत्वपूर्ण, इसने नेवाली और बिस्टाली नामक 2 अदालतें बनाई। याद रखिएगा, विस्टाली जो है सेना के लिए बनाई गई अदालत थी, और जो नेवाली थी वो जो है जनता के लिए। विस्टाली मतलब एक तरीके से जो गोल असंतुष्ट होते थे ना, जो गोल यानी कि एक तरीके से ये समझ लीजिए, जो सैनिक या जो फौजदार असंतुष्ट होते थे उनके निर्णय सुनाओ या उन पे जो एक तरीके से उनका मुकदमा सुनने के लिए विस्टाली बनाई गई, और सामान्य जनता के लिए नेवाली नामक अदालत इसमें निर्धारित की थी। और इसने जो है बेसिकली राज्य कर्मचारियों को जो है 3 हिस्सों में बांटने का काम किया। पहला था देखिए सरदार, जो परगने का अधिकार होता है वो सरदार हो गया। फौजदार, अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, फौजदार जो सेना का अधिकारी था। मैं पहले भी कह रहा था, आप लोगों ने एक सवाल सुना होगा, उत्तराखंड में ये सवाल भी देखने को मिल गया मुझे कई बार, कई सारे संस्थानों या कई सारे लोगों के माध्यम से, कि
वह चंद शासक जिसने सैनिकों के लिए क्या बोलते हैं उसकी व्यवस्था शुरू किया, प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था शुरू कर दी। ऐसा भी पूछ दिया लोगों ने। प्रतियोगी परीक्षा नहीं कहते उसे बेसिकली, आप लोग समझिए ना। देखिए जैसे विस्टाली बनाई वैसे ही आप लोग फौजदार निर्धारित कर रहे हैं। फौजदार मतलब सेना का अधिकारी। एक फौजदार यानी कि एक गोलदार हो गया। गोलदार के अंतर्गत आप लोग समझ लीजिए कि 300 सैनिक आ रहे हैं। इसने क्या किया, ये लगातार कई सारे युद्ध हारता गया ना, अभी आप लोग पढ़ेंगे। इसने जो है लगातार 7 युद्ध हारा गढ़वाल से, और ये युद्ध हारने की दशा के कारण, देखिए युद्ध हारने के कारण इसने क्या किया, बोला कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अक्सर अपने सैनिकों को जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं उन्हीं को जो है युद्ध के लिए डाल देते हैं। तो ऐसा किया जाए कि इनको ट्रेंड किया जाए, इनको ट्रेनिंग दिया जाए, यानी कि लड़ने के लिए तैयार किया जाए। तो इसके लिए इसने जो है इन चीज़ों का निर्धारण किया। एक तो परगने का अधिकारी था सरदार, दूसरा फौजदार जो सेना का अधिकारी था, तीसरा जो एक छोटे कर्मचारी जिनको नेग मिलता था, जिन्हें नेगी कहा जाता है, यानी कि जो टैक्स वसूली का काम करेंगे, काम देखेंगे। और सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात, ये एक निर्माता भी था। निर्माता के रूप में इसने जो है बाग बगीचों को लगाने का काम किया। इसने नरसिंहबाड़ी, जो कि नरसिंहबाड़ी हो गया, नरसिंहबाड़ी आपका कहाँ पड़ता है, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी मेरे ख्याल से अल्मोड़ा में ही है। नरसिंहवाड़ी, पांडेखोला, कबीना और लक्ष्मेश्वर में जो है बगीचों का निर्माण करवाया था। इन बगीचों के अभी भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसने बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किया था। और जो मंदिर बनाने का काम है ना, मैंने आप लोगों को शायद कई बार बताया कि मंदिर बनाने का काम जो था इसका, वो अपने युद्ध की असफलताओं से बचने के लिए, या उस पर नज़र न जाए लोगों की, इसलिए जो है इसने मंदिर के जीर्णोद्धारों पर ज़्यादा बल दिया है। इसके अलावा देखिए इसने अपने समकालीन शासक, जो गढ़वाल पे शासक था राजा मानसा, उस पर 8 बार आक्रमण किए, जिसमें से 7 बार ये युद्ध हारा। इसे लखुली बिराली माना जाता है कि एक युद्ध में जो है ये हार करके आया। तो जो कंडी होती है, या एक तरीके से कह लीजिए जो एक टोकरी होती है, टोकरी में छुप करके आया था, तो लोगों ने इसे लखुली बिराली, छिपने वाली बिल्ली का नाम दिया था, इसलिए इसे लखुली बिराली भी कहते हैं। 8वें युद्ध में इसके सेनापति गैड़ा ने जो है गढ़वाली सेनापति खतड़ सिंह को हराया था। और लोक मान्यता ये है कि तभी से कुमाऊं में खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, अब खतड़वा उत्सव की थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखिए खतड़वा उत्सव जो ये मान्यता है ना कि खतड़ सिंह के हारने पर बनाया गया, ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप खुद ही बताइए कि आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के हारने या हारे हुए व्यक्ति के नाम पर त्यौहार मनाया जाता हो? यार वीरता हुई, वो तो जीतने वाले के नाम पर त्यौहार मनाना चाहिए। ये लॉजिकली बहुत सारी चीज़ों में ये जो है त्यौहार गलत है। कोइंसिडेंट हो सकता है कि उस दिन खतड़वा त्यौहार भी पहले से मनाया जा रहा हो, और जो है खतड़ सिंह हार गया तो ये चीज़ें हो गई। अदरवाइज़ पूरे हिमालयन क्षेत्र में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है पशुओं के उत्सव के तौर पर। हमारे यहाँ इसे गाय त्यार कहते हैं। हम लोग देखिए बिल्कुल नेपाल सीमा पर बसे हुए लोग हैं, तो हमारे यहाँ इसे गाय त्यार बोलते हैं। अब ये जो गीत है, उस गीत के माध्यम से भी ये आता है कि गाय की जीत, कथौड़ी की हार। हमारे यहाँ कथौड़ी शब्द यूज होता है, उस कथौड़ी त्यौहार ही हम लोग इसे बोलते हैं। खैर ये तो चलिए भाषाई जो अंतर होता है वो भी हो सकता है, पर जो है ये जो लॉजिक है कि खतड़वा उत्सव इसके हारने पे या जीतने पे बनाया गया है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। नेक्स्ट देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी, जिसमें भी लक्ष्मीचंद की जानकारी मिलती है। ये हो गया राजा लक्ष्मीचंद। देखिए आप लोगों के, मुझे अपेक्षा ये है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताएं, ज़रूर आप लोग दर्शाएं कि हाँ इस सीरीज़ को शुरू करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जो है सीरीज़ को बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि जब प्रतिक्रियाएं सही नहीं हैं तो फिर इस वीडियोज़ को कंटिन्यू करने का कोई उद्देश्य या कोई भी उद्देश्य फलित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम इसे त्याग देंगे। कोशिश मेरी ये है कि मैं बेस्ट अपना दूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए यही चीज़ें पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे संस्थानों की ओर भाग दौड़ करना पड़ता है, बहुत सारा मोटी मोटी फीस आपको देनी पड़ती है। यही चीज़ें, बेसिक चीज़ें अगर आप लोग समझ जाएं, आप लोगों को अगर धीरे धीरे इसको मैं अगर और ज़्यादा मॉडिफाई कर पाया तो मैं ये कोशिश करूँगा कि PDF बना करके भी इसे मैं आप लोगों को उपलब्ध करा पाऊँ। खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस सीरीज़ को कितना आगे तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।